तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? फाइन। अच्छा है सब। कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? बढ़िया चल रही है, खींच रहे हो? चल ही रही है, ठीक है। तो बेटे मेरे, हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 2, जिसमें 3 अलग अलग यूनिट्स हमें पढ़ने हैं। और लॉ ऑफ डिमांड हमारा स्टार्ट हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड के बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड देन सप्लाई। इसके बाद के जो यूनिट्स होंगे उसमें नोटिंग नहीं होगी क्लास के अंदर, ठीक है? क्योंकि नोटिंग करेंगे तो 6 महीने लग जाएंगे फिर, और आप लोगों के पास समय अब इंस्टीट्यूट ने कम कर दिया। तो यूनिट नंबर 1, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैंने आप लोगों को बताया। फटाफट से 5 मिनट का एक रिवीजन मारते हैं, फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मैंने डिमांड के बारे में बताया। डिमांड मतलब क्या होता है कि गुड्स की क्वांटिटी, गुड्स या सर्विसेज की क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर विलिंग एंड एबल्ड होता है टू परचेज और बाय करने के एक मार्केट में अलग अलग प्राइजेस पे और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, इसको आप डिमांड कहते हैं। गिवन पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है तो वो फ्लो कंसेप्ट होता है, ठीक है। और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा तो वो स्टॉक कंसेप्ट होता है। डिमांड कैसे क्रिएट होती है? तो मैंने आपको बताया था, आप डिमांड क्रिएट करते हो सबसे पहले जो भी गुड्स आपको चाहिए, उस गुड्स की आपके मन में एक डिजायर होनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना डिजायर के डिमांड क्रिएट नहीं होती। दूसरी बात, डिजायर कई लोगों की बहुत होती है लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते डिमांड करने के। तो फिर डिमांड करने के लिए आपका क्या होना जरूरी है? आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है, इट मीन्स एबिलिटी। तीसरी बात, आपकी विलिंगनेस होना भी जरूरी है उस चीज को खरीदने के लिए। कई लोगों की एबिलिटी होती है, डिजायर भी होती है, लेकिन वो नहीं खरीदते। और चौथा, वो प्रोडक्ट मार्केट में सही समय पर, सही जगह पर और सही प्राइस पे आपके लिए अवेलेबल होना भी जरूरी है, ठीक है। फिर हमने बात करी इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड की। इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस होता है? इंडिविजुअल डिमांड आप सिर्फ अपनी खुद की पर्सनल डिमांड की बात कर रहे हो या अपने बिजनेस की डिमांड की बात करते हो। और मार्केट डिमांड को इंडस्ट्री डिमांड बोलते हैं, जिसमें पूरा एक इंडस्ट्री का डिमांड, इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है। जैसे हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री है, इस एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इसको मार्केट डिमांड बोलेंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं तो ये मेरी इंडिविजुअल डिमांड होगी। ऑल वेल था। फिर हमने बात ऊपर करी, अभी रिवीजन ही चल रही है। हम लोग पढ़ेंगे एक डिमांड शेड्यूल और एक पढ़ेंगे डिमांड का कर्व। डिमांड शेड्यूल हमेशा एक टेबुलर स्टेटमेंट होती है, टेबल में। तो प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड जनरली क्या होती है? कम होती है। तो डिमांड शेड्यूल में एक रिलेशनशिप आपको दिखाई जाएगी और डिमांड कर्व में उसी रिलेशनशिप को ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, जैसे यहां पर दिया था। ऑल वेल। फिर हमने बात करी क्वांटिटी डिमांड की। तो क्वांटिटी डिमांड मतलब इट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ए गिवन प्राइस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आप जब खरीदते हो तो इसको क्या कहते हैं? क्वांटिटी डिमांड। फिर बात हुई हमारी लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? पहले नहीं लेके जा सकते थे? मस्तियां कर रहे हो बाहर जाके? पिकनिक चल रही है? चलो, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में। बेटे आपका नाम क्या है? करण। अयान भाई, आप किसी गुड्स को परचेज करना कब पसंद करोगे? जब उसका प्राइस कम होता है या प्राइस ज्यादा होता है ना? कोई भी चीज 100 रुपए की मिल रही है और आज वो चीज 80 रुपए की हो जाए तो आप उसकी डिमांड को बढ़ा दोगे। मतलब वो चीज सस्ती हुई, आपने उसकी डिमांड बढ़ा दी। यही लॉ है डिमांड का, कि प्राइस कम होने पर डिमांड आप उसकी क्या कर देते हो? बढ़ा देते हो। तो कौन सा रिलेशन हो गया? इनवर्स रिलेशनशिप। ऑल वेल।
तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांड व्हाइल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। और अदर थिंग्स क्या होती हैं? केट्रेस पैरेबस। ऑल वेल। तो फिर हमने बात करी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, प्राइस ऑफ द गुड्स डिमांड को अफेक्ट करता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डिमांड को अफेक्ट करता है नहीं करता? प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स मतलब सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस मेरी डिमांड को हमेशा इफेक्ट करेगा। सब्सटीट्यूट क्या होता है? मैं चाय बेच रहा हूं तो कॉफी वाला जो मेरा सब्सटीट्यूट है, अगर उसने अपने प्राइस में चेंज कर दिया तो पक्का मेरी डिमांड में चेंज हो जाएगा। कॉफी वाले ने अपना प्राइस बढ़ा दिया तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉफी महंगी होगी, लोग चाय पियेंगे, मेरे पास आएंगे। कॉफी वाले ने अपना प्राइस कम कर दिया तो मेरी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव में डिमांड कर्व कहां जाता है? ऊपर। मैंने आपको लॉ इकोनॉमिक्स का बताया, जब भी रिलेशनशिप इनवर्स होती है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, जब भी रिलेशनशिप पॉजिटिव होगी तो ऑलवेज क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ऑल वेल। फिर तीसरा फैक्टर है लेवल ऑफ द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। जनरली अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, आपकी इनकम कम होगी तो आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पर इनकम के बढ़ने पर आप डिमांड नहीं बढ़ाओगे, जैसे नेसेसिटीज। इनकम कितनी भी बढ़ जाए, दवाइयां तभी उतनी लोगे ना जितनी चाहिए। इनकम कितनी भी बढ़ जाए, आपके घर में गैस सिलेंडर तो उतना ही आएगा जितना चाहिए। फिर हमने बात करा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, एंड द लास्ट वन वाज पॉपुलेशन एस्पेक्ट। ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा डिमांड। चेक करो कितना कंपोजिशन है पॉपुलेशन का। बूढ़े लोग ज्यादा हैं तो बूढ़े लोगों के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, बूढ़े लोग कम है तो उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है। फिर हमने बात करी डिमांड डिस्टिंक्शन की। तो डिमांड डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम था शॉर्ट रन लॉन्ग रन डिमांड, ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स था प्रोड्यूसर गुड्स, और कंज्यूमर गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। एक ऑटोनोमस डिमांड होती है जिसका जो इंडिपेंडेंट होती है उसकी डिमांड किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती। एक डिराइव्ड डिमांड होती है जो कि डिपेंड करती है। एंड मार्केट एक इंडस्ट्री डिमांड होती है और एक कंपनी डिनोटेड डिमांड। तो अदर फैक्टर्स कौन कौन से? प्राइस के अलावा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन और अदर पॉइंट। तो हमने इलस्ट्रेशन यहाँ पढ़ी लॉ ऑफ डिमांड की। देखो प्राइस बढ़ रहा है 100 से, प्राइस कम हो रहा है 100 से 90, तो डिमांड क्या होगी? 50 से। फिर प्राइस 90 से 80 हो गया, डिमांड और बढ़ गई। फिर प्राइस 70 हुआ, डिमांड फिर बढ़ी। फिर प्राइस 60 हुआ, डिमांड फिर बढ़ी। तो डिमांड कर्व मेरा कहां गया? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऑल वेल। फिर कौन कौन से फीचर्स होते हैं डिमांड कर्व के? तो ऊपर वाला जो कर्व बना है इसका फीचर्स क्या है? ये सबसे पहले कौन सा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। इसको आप नेगेटिवली स्लोप्ड भी बोलते हो और इसको आप एवरेज रेवेन्यू कर्व भी बोलते हो। कौन सा कर्व बोलते हो? एवरेज रेवेन्यू कर्व। क्योंकि आपका कंज्यूमर जो भी खरीदेगा आपके लिए वो एक रेवेन्यू का काम करेगा। ये कभी कभी स्ट्रेट लाइन होता है, कभी कभी फ्री हैंडेड कर्व होता है। लॉ ऑफ डिमांड के क्या है भाई तुझे? लॉ ऑफ डिमांड के कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं। सबसे पहला कॉन्स्पिशियस गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स अगर आप खरीदने जाते हो तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होती है। जैसे डायमंड, डायमंड में क्या प्राइस का भाव तोल करोगे जाके? अच्छा लगेगा? क्योंकि आप खरीद ही इसलिए ले रहे हो क्योंकि वो महंगा है। दूसरा गिफन गुड्स। गिफन गुड्स मतलब इंफीरियर गुड्स जो होते हैं। अभी आप स्टूडेंट लोग हो, आप ना छोले कुलचे खा लोगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप प्रोफेशनल हो गए, 5 लाख रुपए सैलरी मंथली, और ऑफिस के सामने आप रेडी पे छोले कुलचे नहीं खा सकते चाहते हुए भी, है ना? मेरा भी कभी कभी मन करता है वो पराठे वाले के पास जाओ, मस्त दोनों हाथ ऊपर करूं, लगा भाई एक प्लेट। खाता नहीं हूं। एक बार चला भी गया, थोड़ी हिम्मत करके पीछे से एक बच्चा आगे पांव छू गया, और सर क्या हाल है? मैं कहा बढ़िया भाई। मैं कहा सालू तुम जीने नहीं दोगे। तो अब वो हमारे लिए क्या हो जाता है? इनफीरियर हो जाता है। फिर क्या होता है? बेसिक नेसेसिटीज कुछ ऐसी हैं जिन पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे कुकिंग गैस, पेट्रोल। अब देखो पेट्रोल ना 200 रुपए लीटर भी हो जाए, अभी कुछ 94 है, 150 रुपीज लीटर भी हो जाए तो भी
पेट्रोल हमें अपनी गाड़ी में भरवाना, हम आएंगे तब भी गाड़ी से ही, क्योंकि वो अब हमारी बेसिक नेसेसिटीज में कन्वर्ट हो चुका है। गैस सिलेंडर 900 रुपए वाला 1500 रुपए का कर दो तो भी हम आएंगे। फिर कहता है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, तो अब कुछ कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज हमारी जिंदगी में बन चुकी है, जैसे आप सभी के मोबाइल फोन टूट जाएंगे तो अभी माँ बाप, स्टूडेंट को तो चले 1-2 दिन थोड़ा लेट भी मिल जाए तो चलेगा, बट मेरा या सुमित सर का अगर फोन टूट जाता है या घर में टीवी खराब हो जाता है तो हम मैक्स टू मैक्स 1 डे भी नहीं, फोन गया तो अभी लूंगा जाके, क्योंकि सारे काम किससे हो रहे हैं, मोबाइल फोन से ही हो रहे हैं। व्हाट्सएप पे डाउट बोलना, बच्चों के इंक्वायरीज आना, ये सब व्हाट्सएप, मतलब अब फोन के बिना आप नहीं रह सकते। फिर एक्सपेक्टेड प्राइस चेंज इन फ्यूचर, आपको लग रहा है भविष्य में ये और महंगा होगा तो आज और खरीद लेते हो महंगा होने पे भी कि और ज्यादा ना हो जाए। इग्नोरेंट कंज्यूमर, इरेशनल मतलब बेवकूफ कंज्यूमर, चेंज इन अदर फैक्टर। फिर हमने पिछली क्लास में बात करी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की, जो पिछली क्लास में थे उन सभी को पता होगा। एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना। अगर मेरे गुड्स की डिमांड मेरे खुद के प्राइस में बदलाव होने से बढ़ी या घटी तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, और अगर मेरे गुड्स की डिमांड मेरे प्राइस के बदलने से नहीं बदली, किसी रिलेटेड फैक्टर की वजह से बदली, तो उसको आप बोलते हो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ऑल वेल, तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में सिर्फ डिमांड कर्व में मूवमेंट होता है, देखो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, ऊपर और नीचे, अपवर्ड और डाउनवर्ड। और शिफ्ट के अंदर क्या होता है, शिफ्ट के अंदर कहा गया, यस, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड कर्व जो है वो आपका क्या हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है जी। अब अगली बात, हमने इफेक्ट पढ़ लिए थे, फिर हमने पढ़ा एक क्वेश्चन, व्हाई व्हाट आर द रीजन बिहाइंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि उसके कई सारे रीजन है। एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, आप जब भी कोई एडिशनल यूनिट लेते हो तो पहले के मुकाबले आपकी सेटिस्फेक्शन क्या होने लग जाती है, कम, तो आप तभी खरीदोगे जब आपको वो कम प्राइस पे मिलेगा, वरना आप नहीं खरीदोगे। सब्सटीट्यूट इफेक्ट पड़ता है, भाई सब्सटीट्यूट ने अगर अपना प्राइस जो है वो इंक्रीज कर दिया तो मेरी क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, सब्सटीट्यूट में पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम इफेक्ट, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर और डिफरेंट यूजेस हो गया था। तो इस डिमांड टॉपिक का पार्ट नंबर ए मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब पार्ट नंबर बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इसको कंप्लीट कराते हैं। थोड़ा सा बड़ा ये भी है, ठीक है, बट कोई नहीं, हम ये यूनिट अच्छे से लिख रहे हैं ना तो इसको पूरा एंड तक लिख के जाएंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट नो प्रॉब्लम। आगे क्योंकि हम लिखेंगे नहीं क्लास में तो वो चीज क्या हो जाएगा, टाइम हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिखवा नहीं सकते, आपका सिलेबस इतना बड़ा है इकोनॉमिक्स का, जो न्यू सिलेबस है वो आपको नोट्स ही आपकी क्लास में आपको देखने हैं। बट कोई बात नहीं, इसके बाद, इस यूनिट के बाद, ऑल वेल, लेट्स स्टार्ट। तो मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब बताया। तो मेरे प्यारे बच्चे, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, कितना बदलाव हुआ। देखो, मैं मान रहा हूं कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, मैं ये भी मान रहा हूं प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। प्रश्न मेरा ये है कि कितने परसेंट प्राइस में और डिमांड में जो है वो बदलाव आया, चेंजेस, इसको आप कहते हो कौन सा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको मीनिंग बताया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी टू ए चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। तो कौन कौन से वेरिएबल होते हैं डिमांड को अफेक्ट करने के लिए, प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर वगैरह, एडवर्टीजमेंट भी होती है। आपको पता है एक जो अदर फैक्टर मैंने बताए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में, उसमें एक एडवर्टीजमेंट भी लिख सकता था मैं। क्या ज्यादा ऐड करने से डिमांड नहीं बढ़ती, और ऐड करने का सिलसिला टीवी पे देखते हो आप लोग, आप सुबह सुबह 5-6 बजे टीवी खोलना तो आपके वहां पर वो अगरबत्ती, धूप बत्ती, योगा शीट, ठीक है, नापतोल, इनकी ऐड आ रही होगी। आप जैसी 7, 7:15 हो जाएंगे, आपके पास टाटा टी, बाग बकरी चाय, ताजमहल चाय, ठीक है, अमूल बटर,
सैंडविच, इनकी ऐड आ जाएगी। जैसे 9-10 बजते हैं आपकी टीवी पे एरियल और सर्फ एक्सल और टाइड वाले आए थे, चौंक गए क्या? यस, ठीक है, तो इनकी ऐड आपके सामने आ जाएगी। और जैसे ही आप 12:30 के आसपास 12-12:30 बजते हैं तो अलग से वो बिरयानी वाले, बहरूज बिरयानी, जोमेटो, स्विगी, कह रहे सर बस बहुत हो गया, भूख लग रही है, क्यों बोल रहे हो इतना, है ना। और जैसे ही शाम के 3-4 बजते मैगी 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 मैगी, और रात को जैसे 6-7 बजते रोल स्टेक, ब्लेंडर स्प्राइट, टीचर स्पेशल, मैकडोनल्ड नंबर 1 सोडा। ये पूरा सर्कुलेशन है एडवर्टीजमेंट का। लोगों की आदतें पता है भारतीयों की, तो अकॉर्डिंगली ऐड करते हैं। तो जितनी ऐड ज्यादा होती है, कभी कभी पीने का मन नहीं, मैं तो पीता ही नहीं पहले बता दूं, ठीक है, कभी कभी पीने का मन भी नहीं करता किसी शराबी का, तो टीवी पे ऐड देख के मूड खराब हो जाता है, चल यार 2 पैक मार ही लेते हैं, है ना। कभी कभी खाने का मन नहीं करता तो जोमेटो इतनी ऐड दे देता है, वो ऐड में खाने की फोटो देखते हो और असली से मैच करना, कभी फोटो और असली बहुत जमीन आसमान का डिफरेंट होता है। तो ये हमारा एडवर्टीजमेंट है, जितना ऐड करोगे उतनी डिमांड बढ़ती है। यस, तो ऐड ज्यादा तो डिमांड पे और इफेक्ट पड़ेगा, तो इलास्टिसिटी भी होगी। ठीक है, तो मैं एक एक करके सारे के सारे फैक्टर्स को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? डिमांड में जो बदलाव आया, क्वांटिटी डिमांड में जो बदलाव आया, वो मेरे प्राइस की वजह से ही आया। मतलब मैंने अगर अपना प्राइस बढ़ा दिया तो मेरी क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, मैंने अगर अपना प्राइस कम कर दिया तो मेरी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, मेरे खुद के प्राइस की वजह से। तो कैसे निकालते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? सबसे पहले लिखो, इट इज द डिग्री ऑफ responsiveness of change in क्वांटिटी डिमांड। इसको मैं डिमांड को डीडी बोला करूंगा। ड्यू टू, बताओ क्यों मेरे क्वांटिटी डिमांड ने रिस्पॉन्स किया? ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अपनी खुद की कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने से। किसी और से होगा तो फिर प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स हो जाएगा, तो वो क्रॉस इलास्टिसिटी हो जाती है, वो बाद में बताऊंगा। तो मतलब मैं जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालता हूं, पहले बताओ कि कौन सा रिलेशन होता है डिमांड में? प्राइस और क्वांटिटी में क्या रिलेशन होता है? इसलिए इसको माइनस में लिखते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन, तो आपका प्राइस इलास्टिसिटी आ जाएगा परसेंटेज में। या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, Q1 माइनस Q डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑब्लिक P1 माइनस P डिवाइड बाय क्वांटिटी इंटू 100 इंटू 100, ऊपर वाला। Q1 माइनस Q का मतलब Q1 नई डिमांड है और Q पुरानी डिमांड है। जैसे कि 100 डिमांड थी, अब 150 हो गई, तो 150 Q1 हो गया और 100 क्या है?
क्यू, 150 माइनस 100 डिवाइड बाय क्वांटिटी इंटू 100। क्वांटिटी क्या है? क्यू, जो पहले वाली क्यू थी, ओरिजिनल क्वांटिटी। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, चेंज इन क्यू अपॉन में क्यू इंटू पी अपॉन में चेंज इन पी। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, चेंज इन क्यू अपॉन में चेंज इन पी इंटू पी अपॉन में ऑल वेल। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। आंसर करते वक्त नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो 5 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 5। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अभी फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो, नोट करो, नंबर 1, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहला हुआ मेरे प्यारे, इसको आप कहते हो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मतलब जो मेरा ईडी हुआ वो इनफाइनाइटली चेंज हो गया। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है मैंने अपने प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया और मेरी डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा या तो बढ़ गई या बहुत ज्यादा, जैसे कोविड आया, कोविड के आने पर मैं बेच रहा था सैनिटाइजर, नॉर्मली मैं डेटॉल का सैनिटाइजर बेचता हूं, मान लो ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कोविड आया भाई साहब, धड़ 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 कस्टमर पे कस्टमर आने लगे, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं और बढ़िया सा, आप लोग बहुत छोटे हो गए तब, ये 2016 की बात है, जस्ट आफ्टर नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन के तुरंत बाद। एक दिन मार्केट में ये अफवाह फैली कि नमक खत्म हो गया है। सुना है किसी ने? मैं किसी शॉप पे ही था, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक ले रहा था। वो शॉप का ओनर मेरा दोस्त है, जानकार है, तो मैं थोड़ी बात करता हूँ उससे। जब भी कभी समय मिलता है तो 15-20 मिनट रुक के बात करके फिर आता हूँ। तो मैं ऐसे ही रुका हुआ था, बात कर रहा, इतने में एक बंदा आया, कहता 10 पैकेट नमक के दे दो। ठीक है, हो सकता है घर में कोई फंक्शन वंक्शन हो, भाई उसने उठा के दे दिए। फिर एक दौड़ के आता है, कितना नमक है तुम्हारे पास? कहता बहुत है, तू बोल कितना चाहिए? या दे दो 20 पैकेट। फिर देखा तो 5 मिनट के अंदर 40 कस्टमर आ गए कि नमक दो नमक, मतलब उसके 5 मिनट में सारे नमक। अच्छा, हमें पता ही नहीं है क्यों आ रहे। मेरा दोस्त कह रहा है यार पता नहीं इतने नमक क्यों बिक रहे, क्या हो गया। सोशल मीडिया भी बहुत स्ट्रांग नहीं था तब, 2016 की बात है, इमीडिएटली मैसेज नहीं पहुंचा। फिर मैंने फेसबुक खोला अपने फोन का, तो देख रहा हूं उसके अंदर वही नमक की अफवाह जा रही है। प्राइस क्या था उस नमक का? सेम था, प्राइस में कोई बदलाव। और जब तक ये अफवाह खत्म होती भाई साहब, मुझे लग रहा है भारत के आधे से ज्यादा नमक का स्टॉक जो है वो बिक गया होगा।
टाटा कंपनी को तो बड़ा मुनाफा हुआ होगा, है ना। तो यहां पर जो डिमांड हुई वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हुई, मतलब इनफाइनाइट। अच्छा, कभी कभी कम भी इनफाइनाइट होती है। इसका एग्जांपल देता हूं, मैगी। मैगी की एक न्यूज आई थी कि मैगी के अंदर एक होता है लेड होता है कुछ, है ना, एलईडी, उसकी मात्रा ज्यादा पाई गई थी। और ये जैसी खबर आई शाम तक या उसके नेक्स्ट डे तक, भाई साहब मैगी की सेल जो है वो पूरी खत्म हो गई। और गवर्नमेंट ने फिर 2-3 दिन में उसको मैगी को बैन किया, तो वापस लिया सारा। चलो, जब तक बैन किया उससे पहले की जो 2 दिन का मैगी का नॉर्मल सेल था, इनफाइनाइटली कम हो गया। वरना आप किसी शॉपिंग मॉल या जहां ग्रोसरीज का सामान लेने जाओ और आपकी ट्रे में मैगी का पैकेट ना हो, तो ऐसा हो कैसे सकता है। समझ रहे हो। तो वहां डिमांड कम हुई, वो भी इनफाइनाइटली कम हुई। समझ गए सब। तो लिखें इसको, व्हेन क्वांटिटी changes up to any extract without any change in price, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होती है। ठीक है, बटावट से देखना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ कौन सा एक्सिस आता है, यहाँ क्या आता है, ये क्या आता है, ये क्या आता है, और ये क्या होती है। इस प्राइस पे इस प्राइस पे ये क्वांटिटी है। तो हुआ ऐसा, या तो डिमांड बढ़ गई और डिमांड या तो क्या हो गई, कम। ठीक है, प्राइस था मेरा 10 और 10 पे डिमांड थी मेरी 100, या तो 110 गई, 90 गई, बढ़ रही है और घट रही है, मेरे प्राइस पे किसी भी प्रकार का कोई चेंज। तो बताओ, डीडी कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या नहीं। डिमांड कर्व ये वाला देखो, यहां से पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या नहीं, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल हुआ या क्या, ये जो यहां गया कैसा हुआ। तो लिखो, डीडी कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस and DD curve is horizontal। पहला ओके। अब दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जहां पर प्राइस के चेंज होने से डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ रहा। प्राइस के चेंज होने से डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ रहा। सुई सस्ती हो गई, बताओ कितनी खरीदोगे आप सभी। आप सबकी बात कर रहा हूं जितने बैठे हो। सुई सुई सस्ती हो गई, कितनी खरीदोगे। कोई नहीं खरीदेगा। तुम्हें क्या मतलब सुई से, आ रहा है कुछ समझ में। क्लियर है। अब उसका प्राइस बढ़े कम हो जाए, जो चीज मैं
अब जैसे मैं दारू नहीं पीता, अब शराब चाहे महंगी हो जाए चाहे शराब, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं उस चीज की डिमांड नहीं करने वाला। आगे समझ में? जैसे नॉन वेजिटेरियन, मैं नॉन वेज नहीं खाता, ठीक है, अब वो मुर्गे को 500 रुपए किलो बेचे, बकरे को 2000 रुपए किलो बेचे, अपने को क्या है, कोई टेंशन नहीं, मैं खाता ही नहीं। आ रहा है कुछ समझ? तो उनके प्राइस बढ़ने घटने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हम लोगों ने पेड़ काट काट के, हर पेड़ को काटा तो एक पेड़ से क्या जाता है, और आज हम लोगों की हालत देखो, 50 डिग्री में बैठे हुए, है ना, क्या फर्क पड़ता है एक पेड़ से। चलो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में पढ़ते हैं। लिखो व्हेन क्वांटिटी डज नॉट चेंज, 5 है ये, ठीक है, व्हेन क्वांटिटी डज नॉट चेंज with respect to change in price, with respect to change in price, तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, हो गया इसका काम चालू, ईडी इज इक्वल टू 0 लिखो, और डिमांड कर्व बनाएंगे इसका, चलो डिमांड कर्व बनाए, चलो जी, ये कौन सा वो है, एक्स एक्सिस, ये 0 ओरिजिन, इस प्राइस पे ये डिमांड है, ठीक है, इस प्राइस पे ये डिमांड है, मान लो प्राइस है मेरा 10 और डिमांड है मेरी 100, ठीक है, प्राइस हो गया 10 से 15 या प्राइस हो गया 10 से 5, अगर प्राइस बढ़ता है तो भी मेरी डिमांड पर कोई असर, प्राइस कम हुआ तो भी मेरी डिमांड पर कोई असर, बताओ लाइन क्या हो गई, बोलो वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस, लिखो ईडी कर्व is 0 and DD curve is parallel to y-axis and DD curve is a vertical line. दो हो गए, चलो तीसरा, तीसरे में लिखे मेरे बच्चे हाईली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक मतलब जितना प्राइस में चेंज हुआ उससे कई ज्यादा डिमांड में बदलाव हुआ, जब कुछ परसेंट प्राइस में चेंज हुआ लेकिन डिमांड में बदलाव उससे भी ज्यादा परसेंट में हो गया। एग्जांपल देता हूं, गोल्ड, फ्लैग की बात नहीं करा, सिर्फ गोल्ड की, गोल्ड अभी 76,000 है मार्केट में आज की डेट में, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मान लो गोल्ड 5,000 रुपये सस्ता हो गया आज एक दिन में, उसकी डिमांड 5,000 रुपये सस्ता हुआ है बस कुछ परसेंटेज, उसकी डिमांड उसके मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आज ही की डेट में। चलो छोड़ो, आईफोन,
मान लो वैसे 50,000 का है फोन और ऑफर चला दिया जी, 1 जून को 35,000 का मिलेगा, 1 डे ऑफर। जो फ्लिपकार्ट वाले नहीं चलाते, देखा है आपने, बिग बिलियन डे, इन्होंने आईफोन वालों ने डाल दिया भाई हमारा 1 डे ऑफर। भाई साहब उस दिन इतने फोन की बिक्री होगी, सोचो सीधा आईफोन लेने वाले बंदे हैं, 50,000 का फोन 35 में मिल रहा है, क्या चल रहा है, चल भाई कोई टेंशन नहीं है। और लग्जूरियस आइटम, बेटे गोल्ड कॉन्स्पिशियस में तो डायमंड आते हैं, कॉन्स्पिशियस होता तो मेरे हाथ में ही नहीं होता अभी। कैसे? गोल्ड डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होता है उसका प्राइस, स्पेकुलेशन क्या है? एक मिनट सुनो, गोल्ड का आज जो प्राइस है वो किस चीज पे डिपेंड होता है? वो आप लोगों की डिमांड पे डिपेंड है। आप लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हो, मैं महंगा बेचूंगा। हाँ, एक्टिविटी को स्पेकुलेशन बोलते हैं। जैसे शेयर्स होते हैं और गोल्ड के प्राइजेस होते हैं, ये सब स्पेकुलेशन एक्टिविटीज में आते हैं। स्पेकुलेशन पता है? जहां, हाँ, स्पेकुलेशन जैसे फॉरेन एक्सचेंज ऊपर नीचे होता है इंटरनेशनल मार्केट में, डन। बट गोल्ड कॉन्स्पिशियस गुड्स जो है वो नहीं होता, वो डायमंड होता है। बट कॉन्स्पिशियस गुड्स की कैटेगरी में भी गोल्ड गोल्ड को अगर आप डालते हो तो हम यहाँ लॉ ऑफ डिमांड नहीं पढ़ रहे। मैं तो ये पढ़ रहा हूं कि मेरा हाईली इलास्टिक डिमांड क्या होता है। तो हाईली इलास्टिक डिमांड मतलब आप थोड़ा सा भी गोल्ड को प्राइस कम करो, आपकी मम्मी अभी ज्वेलरी शॉप पे भाग जाएंगी शाम तक। आपके लग्जरियस आइटम जो है थोड़े से भी सस्ते हो जाएं, मैं लिख के दे रहा हूं, अभी भाग जाएंगे। समझ रहे हो? और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप किसी भी बिग बिलियन डे पे देखना, आपके लग्जूरियस आईफोन के प्राइस बढ़ते हैं तो उस दिन की सेल देखना। मैंने देखी हुई है, कंपेयर की हुई है, नॉर्मल से 60% 70% हाई हो जाती है 1 डे की सेल। डन है? एनी डाउट? चलो हाईली में लिखो, वेयर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो मेरा जो ईडी होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। लिख लो फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, आईफोन और लग्जरी आइटम। कर्व बनाए एक बार, चलो जी, इस प्राइस पे ये डिमांड है, इस प्राइस पे ये डिमांड है। प्राइस कम कर दिया, थोड़ा सा प्राइस कम कर दिया, और इसकी डिमांड क्या हो गई? बड़ी, लेकिन ज्यादा बड़ी। तो जो कर्व बना वो कुछ इस तरीके से बना। थोड़ा सा आप ऐसे कर देना मेरे से, ऐसे दोबारा बनाते हैं।
थोड़ा सा ऐसे ज्यादा फ्लैटर। ऑल वेल, बन गया। चलो तीसरी बात करते हैं, तीसरी नहीं, चौथी, लेस इलास्टिक डिमांड। डिमांड क्या है? लेस इलास्टिक। मतलब प्राइस जितने परसेंट से बढ़ा या घटा, डिमांड पे इफेक्ट तो पड़ा लेकिन प्राइस के मुकाबले कम। इससे पहले वाले में प्राइस के मुकाबले क्या था? ज्यादा। और अब वाले में प्राइस के मुकाबले कम। ठीक है, लिखो, फिर एक एग्जांपल भी देंगे। लिखो, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक एग्जांपल दोगे? क्या नमक इसका एग्जाम्पल हो सकता है? क्या वाटर इसका एग्जाम्पल हो सकता है? है? नमक और अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। चलो एक बार इसे कर्व बना लो फटाफट से। तो इस प्राइस पे ये डिमांड है। ये प्राइस ज्यादा हुआ और डिमांड पे असर उसके मुकाबले कम पड़ा। ऑल वेल जी। तो कर्व मेरा कुछ इस तरीके से बने। ऑल वेल, चलो, एंड लास्ट वन इज फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट कहता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। भाई यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जहां पर जितना प्राइस बढ़ा उतनी डिमांड कम हुई, जितना प्राइस कम हुआ उतनी डिमांड बढ़ी। जितने परसेंटेज में प्राइस कम हुआ, मान लो 50% कम हुआ, डिमांड 50% बढ़ गई। प्राइस 50% बढ़ा, डिमांड 50% कम हो। इसका कर्व बनता रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अभी बताता हूं कैसा होता है। लिखो, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड is equal to
द कर्व विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एग्जाम्पल है कूलर, स्कूटर, एक्सेट्रा। तो इसका कर्व ऐसे बनेगा, मैं बताता हूं कैसे। देखो इसका कर्व ऐसे बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरा चांद ज्यादा बन गया। ठीक है, इस तरीके से बने। मेन चीज ये सब है, ये वाले वर्ड्स पेपर में ये आते हैं। बताओ यूनिटरी इलास्टिक में कर्व कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। या कर्व की फोटो दे देंगे, बोलो उसका नाम क्या है। सही है, चलो। तो कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, आंसर्स आप लोग दोगे, मैं बस पूछता रहूंगा और लिखूंगा, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये टॉपिक कोई दिक्कत? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि प्राइस रिस्पॉन्स कर रहा है क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। या आप ऐसे बोल सकते हो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड क्वांटिटी इनटू चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन में चेंज इन प्राइस, या चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई पी अपॉन में क्यू। मैथ्स को अगर आप लगाते हैं तो प्राइस इलास्टिक डिमांड 5 टाइप की होती है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जिसमें हॉरिजेंटल कर्व जाता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जिसमें वर्टिकल जाता है, हाईली इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड, और यूनिटरी इलास्टिक जिसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपका आता है। ऑल वेल। तो टॉपिक नंबर मेरा ये क्या था? एक। टॉपिक नंबर 2 लिखो इसी का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक नंबर 2 लिखो, डिटर्मिनेंट्स of price elasticity of demand। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला नेचर ऑफ गुड्स, आंसर आप लोग दोगे। चलो बच्चे शांत एकदम। मान लो गुड्स का नेचर नेसेसरी है या गुड्स का नेचर लग्जरी है। बताओ लग्जरी में डिमांड इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक? इन इलास्टिक कैसे? अब वही तो बताना है, सुनना। मैं एक कार खरीदना चाह रहा हूं, बताओ लग्जरी है या नेसेसरी? नेसेसरी तो नहीं है। अब मैं वही कह रहा हूं, मैं एक मैंगो पीपल हूं और मैं एक कार खरीद रहा हूं, आम आदमी हूं, ठीक है। मैंगो पीपल ही तो होता है आम आदमी। तो मैं एक कार खरीद रहा हूं, ऐसा कोई वो नहीं है मेरे को कि बिना कार के मेरा जीवन सही चल रहा है। मैंने कहा चल कार खरीद ही लेते हैं, कभी कभी जाना होता है रिश्तेदारों में, तो वो लोग
इंसानियत से नहीं, ह्यूमैनिटी से नहीं, वो लोग सिर्फ गाड़ी की चाबी से हमें तोलते हैं कि हमारी हैसियत क्या है। चल भाई खरीद लेते हैं। तो गए उस दिन कार खरीदने के लिए, तो बात बात करी तो उन्होंने कहा 13,20,000 रुपए की कार है। मैं कहा ठीक है भाई, डील वील हो गई हमारी। मैं कहा ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं परचेज करूंगा। नेक्स्ट वीक गया तो वही कार 14,20,000 की हो गई। कितने की हो गई? ए भाड़ में जा, नहीं खरीद रहा, बाद में लेंगे जब। तो उसकी डिमांड पे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? तो जिस पे फर्क पड़ता है वो इलास्टिक होता है, इन इलास्टिक? वो इलास्टिक होता है। लेकिन अब मान लो नेसेसरी है, जैसे मेडिसिन। मेरी वाइफ ने बोला भाई ये दवाई का पत्ता लेकर आना है, तो वो दवाई का पत्ता जो है मैं पहले लेकर आता था तो वो 500 रुपए का था, आज वो 700 रुपए का है। नहीं लेके आऊं? घर पे जाओ, नहीं जी महंगा हो गया जी, अब तो आप बिना दवाई के ही रहो। भाई शाम तक ही देगी डिवोर्स। साले तू दवाई नहीं खिला पा रहा मुझे। भाई नेसेसरी है, चाहे महंगा हो जाए। हाँ ऐसा कर सकता हूं मैं, पत्ते की जगह आधा ले आऊंगा थोड़े, कि भाई 6 गोली दे दे यार, 6 को मैं बाद में लूंगा, पैसे कम है। कुछ समझ में आ रहा है? तो या तो इन इलास्टिक होगी या लेस इलास्टिक। नेसेसरी, या तो मैं लेके ही आऊंगा और लाना ही पड़ेगा। अब मेडिकल हॉस्पिटल, अभी थोड़े टाइम पहले तो मैं हॉस्पिटल में ही 5-6 दिन मेरे गुजरे थे। सब कुछ ठीक है, मैं पापा बनाऊं। कई लोग ये सोच रहे कहीं क्या हो गया भाई, टीवी वीवी तो नहीं हो गया? मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी तो मैं हॉस्पिटल में जाता था। अब वहां पे वो मेरे को जो बोलते हैं भाई मैं वो करता था। डॉक्टर आई, डॉक्टर ने 6 चीजें बता दी। 4 टेस्ट हैं, 2 अलग अलग मेडिसिन है। वो 4 टेस्ट थे 20,000 के। क्या करूं, मना कर दूं बीवी को? भाई कराने पड़े। मतलब ऐसा पानी की तरह पैसा बहता है हॉस्पिटल के अंदर। उनको पता है, वो आपको बोलेंगे, आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो नेसेसिटी है। और सोचिए एक ऐसा खर्चा है जहां हम हमेशा नेगेटिव की उम्मीद करते हैं। जब उसने बोला सीटी स्कैन कराओ, तो हम सीटी स्कैन के 10,000 भी देंगे, हम तो भाई कुछ ना आए, कुछ ना आए, कुछ ना आए, है ना? जिसका रिजल्ट भी हमें नेगेटिव चाहिए। तो नेसेसिटी क्या होती है? या तो इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक। और लग्जरी क्या होती है? चलो जी, पहला हो गया। दूसरा हैबिट। किसी चीज की आपको हैबिट या तो है या तो हैबिट नहीं है। जैसे कि मूवी, सिनेमा हॉल पे मूवी देखना कोई हैबिट नहीं है मेरी। मैं कहा चल यार मूवी देखते हैं। देखा तो प्राइस 600 रुपए, 700 रुपए पर टिकट। मैं कहा भाड़ में जा, नहीं देख रहा। मतलब अगर मेरे को हैबिट नहीं है तो मैं उसकी डिमांड नहीं करूंगा प्राइस बढ़ने पर, तो इलास्टिक हो गया। लेकिन मुझे हैबिट है, जैसे पिया है तुमने सिगरेट, सुट्टा, शराब। सुट्टा और शराब कितना भी महंगा हो जाए बंदा खरीदता ही खरीदता है। सिगरेट पीने वाले बड़े स्टाइल से देखना, कॉलेज के बाहर यहां से देखना, झुंड में खड़े होके मस्त सिगरेट पी रहे होते आराम से। 20 रुपए की, 25 रुपए की आती है। किसी से पूछा एक दिन मैंने भाई क्यों पीता है सिगरेट, पीते हो? अलग ही डायलॉग था बंदे का, आज तक याद है। कहता सिगरेट तो, जैसे ये ऐसे पी रहा था, सिगरेट तो लड़की से अच्छी होती है, दिल जलाती है, पर होठों से तो लगाती है। मैं कहा भाई तेरा आशिक मिजाज क्या करे। मैं कहा, इससे तगड़ा तो डायलॉग हो ही नहीं सकता। तो कई लोग इस तरीके से भी होते हैं। अब उनको हैबिट हो गई भाई सिगरेट की, अब तो वो 30 रुपए की हो जाए वो फिर भी पियेंगे। कोविड के अंदर ये सब मिल नहीं रहा था, सिगरेट वगैरह, ये पान मसाला वगैरह, वो 40-40 रुपए में बिक रही थी ब्लैक में। खूब पीते थे लोग जाके। वो छोड़ो, दारू पे कोविड, पोस्ट कोविड ठेका खोला केजरीवाल ने।
दारू पे 70% कोविड सेस लगाया, मतलब जो दारू 500 रुपए की थी वो 850 की थी। अब यकीन नहीं मानोगे, मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती होगी, 3.5 किलोमीटर की लाइनें लगती थी दारू की दुकान पे। ये मत पूछना सर आपको कैसे पता, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये इतनी लंबी लंबी लाइन है, क्यों? हैबिट है। भाड़ में जा, तू चाहे प्राइस बढ़ा ले, प्राइस कम कर ले, मैं या तो इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। पहले बोतल लेता था, अब अद्धा ले लूंगा, ठीक है लेकिन लूंगा जरूर लेस इलास्टिक। चलो नंबर 3 लिखो, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। क्लोज सब्सटीट्यूट की अवेलेबिलिटी बहुत हाई है या बहुत लो है? हाई और लो। मान लो सब्सटीट्यूट एक आधा ही है, तो इलास्टिक या इन इलास्टिक? इन इलास्टिक, बंदा मेरे पास ही आएगा। लेकिन बहुत सारे सब्सटीट्यूट है, हाईली इलास्टिक। तो हाई में लिखो इलास्टिक। अगर बहुत सब्सटीट्यूट है और तब मैं अपना प्राइस चेंज कर रहा हूं, तो मेरे पास वो नहीं जाएंगे, वो कहीं और भाग जाएंगे, तो मेरी डिमांड हाईली इलास्टिक हो जाएगी। और सब्सटीट्यूट अगर लो है तो इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। कितने हो गए? 3 पॉइंट हो गए। चौथा लिखो, पोस्टपोनमेंट पॉसिबिलिटी। पोस्टमार्टम नहीं है, किसी चीज को आप पोस्टपोन करने की संभावना या तो है या तो, जैसे रियल स्टेट, कोई मकान खरीद रहा हूं, इतने में रियल स्टेट में कुछ बदलाव आ गए, तो क्या मैं पोस्टपोन कर सकता हूं? जब इतने दिन ऐसे रह रहा हूं यहाँ पे, तो 1 साल और सही। तो अगर है तो इलास्टिक है, और नहीं है तो ठीक है। तो यस, देन इलास्टिक ऑब्लिक हाईली इलास्टिक। और अगर नो तो इन इलास्टिक ऑब्लिक लेस। जैसे हमने घूमने का प्रोग्राम बनाया जनवरी में, हमने कहा जनवरी में जाएंगे कहीं पर अच्छी जगह, ऊपर चला जहां जा रहे थे वहां के बारे में खबरें आई कि चीजें महंगी हो गई, कुछ हो गया, पोस्टपोन कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। बोले भाई घर में एसी चलाओ, मस्त पार्टी वार्टी करते हैं घर में। कई लोग करते हैं ऐसा। मकान खरीदना पोस्टपोन कर सकते हो, वो गाड़ी वाला एग्जाम्पल दिया था, हो सकता है पोस्टपोन, कोई जरूरत नहीं है। वो क्यों 1 लाख रुपए देगा? उसके दिमाग में वैसे ही 13 लाख रुपए चुभ रहे थे, ऊपर से तुमने 1 लाख और महंगा कर दिया। वो 14 लाख रुपए इन्वेस्ट मारेगा कहीं, भाड़ में जा, नहीं खरीद रहा। ऑल वेल। तो पोस्टपोनमेंट पॉसिबिलिटी नंबर 5। पोस्टपोनमेंट चौथा था। अच्छा, 1 2 3 4 5 लिखो। शेयर इन टोटल एक्सपेंस। आपके टोटल एक्सपेंस में शेयर जो है हाई है या लो है? हाई जैसे कि कपड़े, लो मतलब मैच बॉक्स। जैसे कि आपकी इनकम में बहुत बड़ा हिस्सा कपड़ों पे खर्च होता है, और कितने माचिस खरीदते हो गए इनकम में? 2 3 जो भी यूज होती है, तो लो है। तो अगर शेयर इन टोटल एक्सपेंसेस हाई है तो इलास्टिक,
ऑफ हाईली इलास्टिक, और लो है तो इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। जैसे माचिस 1 रुपए की 2 रुपए की होगी, 1 की 2, तो भी मैं इतनी ले लूंगा, 2-3। 5 रुपए की तो है, जान दे। लेकिन मान ले कपड़े 3,000 वाले अब 6 में मिल रहे हैं, मैं बोलूं भाई हो गया, अब पालिका बाजार जाएंगे, है ना। चलो 6 पॉइंट है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के हिसाब से अगर लॉन्ग टाइम है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग टाइम के लिए महंगी हो गई, 1-2 दिन के लिए, मान लो आपको बोले कि 1 दिन के लिए बिजली महंगी, तो आप बोलोगे चलने देना, एसी कोई नहीं, 1 दिन की तो बात है। लेकिन बोले कि अब एसी का बिल जो है वो 3 गुना आएगा हमेशा, अब आप एसी की डिमांड क्या कर दोगे, बोलो, कम कर दोगे, तो कम होगी तो मतलब इलास्टिक हो गई। लिखो, इलास्टिक ऑब्लिक हाईली इलास्टिक, और अगर लेस है तो लेस इलास्टिक ऑब्लिक इन इलास्टिक। कोई दिक्कत है सर? बेटे क्या टाइम पीरियड में लॉन्ग लेस, लॉन्ग के आगे शॉर्ट लिखो, ये तो शॉर्ट टाइम। अच्छा, किसी चीज का नंबर ऑफ यूजर्स यूजर्स ज्यादा है या कम है, कम मतलब जैसे पेंसिल, और ज्यादा मतलब मिल्क, मिल्क के नंबर ऑफ यूजेस क्या है, कैसे? देखो कोई कहता है मैं दूध नहीं पीता, तो वो हो सकता है लस्सी पीता हो सकता है छाछ पीता हो सकता है दही खाता हो सकता है मक्खन खाता हो सकता है घी खाता हो सकता है आइसक्रीम खाता हो, पनीर खाता हो। तो मिल्क के नंबर ऑफ यूजेस क्या है, बहुत ज्यादा है, तो फिर उसकी डिमांड क्या होगी, जल्दी बताओ। हाईली इलास्टिक भी हो सकती है। पेंसिल का यूज कम है, कभी कभी खरीदी जाती है, 5 रुपए वाली 10 की भी बता देना, जनरली मैंने दुकानों पे देखा पूछते भी नहीं है कि 10 की क्यों है, क्योंकि वो रोज। लेकिन अगर मिल्क क्योंकि रोज आता है, आज 33 रुपीज का एक पैकेट मिल्क है, अगर वो 50 का हो जाए तो जो 4 लेकर जाता है घर पे वो 2 ही लेकर जाएगा, उसका बजट पूरा क्या हो जाएगा। लेकिन पेंसिल से उसका बजट नहीं बिगड़ेगा, अनलेस उसकी औलाद ना हो। वो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो डेली 2 पेंसिल 4 पेंसिल खराब। कभी कभी वो अच्छा काम भी करते हैं, अपनी क्लास के दूसरे बच्चों की चुरा के भी ले आते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। चलो, लेस में लेस इलास्टिक ऑब्लिक इन इलास्टिक। चलो भाई, 8वां पॉइंट लिखो, प्राइस ऑफ द गुड्स। अगर प्राइस गुड्स का वेरी लो है या बहुत हाई है, देखो बहुत सस्ते पे और बहुत महंगे वाले गुड्स दोनों ही पे इन इलास्टिक होगा, अभी बताता हूं, या लेस इलास्टिक। और जो मॉडरेट
वाला गुड्स होगा वो इलास्टिक होगा और हाईली इलास्टिक। अभी बताता हूं कैसे। एक बार बताओ, किसी गुड्स का प्राइस बहुत हाई है, 1 करोड़ रुपए की, जैसे कोई कार है 80 लाख की, आज वो 85 लाख की हो जाए, बताओ सेल डाउन होगी उसकी? नहीं होगी, क्योंकि जो 80 लाख की कार खरीद सकता है वो 85 में भी उसको कोई फर्क, तो देखो ना इन्हीं लास्ट। यह कोई चीज वेरी लो है, 50 पैसे की मिलती है, आज वो 70 पैसे की हो गई, या 1 रुपए की मिलती है, 1.5 रुपए 2 रुपए की हो गई, तो भी कोई फर्क। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है मॉडरेट पे, मॉडरेट वाले गुड्स के प्राइस पर, जो हमारे डेली कंज्यूमेबल्स में आते हैं, उनसे हमें फर्क। ठीक है, ओके। तो ये है हमारा डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अब ये ओके है सबका? ठीक है, एक टॉपिक और है प्राइस इलास्टिसिटी का, कैसा लग रहा है जी? ठीक है, टॉपिक का नंबर बता दो बस मुझे, नंबर 3। अब जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे वो इसी टॉपिक के बेस पे आने वाले हैं। नंबर 3 लिखो, methods of measuring price elasticity of demand। methods of measuring price elasticity of demand। तो सबसे नंबर 1 मेथड, ठीक है, तो सबसे पहला है परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट या पॉइंट मेथड। बहुत सिंपल है, यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन में चेंज इन, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। ये अभी हमने ऊपर भी देखा था। एक तो ये वाला पॉइंट मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड है, एक क्वेश्चन आप इससे निकाल सकते हो आंसर। एक दूसरा है जिसको आप कहते हो ज्योमेट्रिक पॉइंट। अब ये क्या होता है सर? तो एक बार बताओ डिमांड कर्व कैसे बनता है? यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, ये एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन। ठीक है, और डिमांड कर्व मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है, यहां से स्टार्ट हो गए यहां तक पहुंचा। ये मेरा ए पॉइंट है,
ये मेरा बी पॉइंट है, सी पॉइंट, डी पॉइंट, थोड़ा सा और दूर दूर करो, ये मेरा ए, बी, सी, डी और ई। ये स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड जा रहा है। किसी भी पर्टिकुलर, जैसे कि बी पे या सी पे या डी पे या ए पे या ई पे क्या इलास्टिसिटी है, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे क्या इलास्टिसिटी है, उसको मैं क्या बोलता हूं, ज्योमेट्रिक पॉइंट। अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले नोट करेंगे। लिखो, इट मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड at different point on a straight line। तो यहां हमने ए से लेकर ई तक बनाया ना, तो इसको ऐसे लिखो, ए डिमांड कर्व ए इज ड्रॉन विद लेंथ, मान के चल रहे हैं ये लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो ईडी निकालने का फॉर्मूला इसमें होता है लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन में अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, ठीक है। अभी नोट करना बंद करो जरा, 2 मिनट। अब मैं ना एक एक करके निकाल रहा हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहा हूं मैं ए का। ए कहां से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से, वाई से। फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइड बाय, तो लोअर सेगमेंट है ए, ए से लेकर ई जा रहा है ना नीचे, और अपर तो कुछ, और ए की लेंथ क्या है, 0। आंसर क्या आएगा, 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, ऑल वेल। अब एक एक करके मुझे आप ही लोग देना आंसर, मैं नहीं दूंगा, आप देना। अब निकालते हैं ईडी बी का। तो बी कहां पर है, तो लोअर सेगमेंट कहां जा रहा है, बी से लेकर अपर सेगमेंट क्या है, बी। और अब बताओ, 3/1, बी क्या, 3 और बी है। अब 3 कैसे पता लगा, इससे नीचे क्या है, 1 2 3, और इससे ऊपर क्या है, ठीक है। तो क्या आया, 3, 3 1 से क्या है, तो ये हाईली ऑल वेल है। चलो सी का देखते हैं। सी इज इक्वल टू, ये देखो, सी से नीचे लोअर सेगमेंट पे सीई और अपर सेगमेंट पे सी ए, जो तुम कर रहे हो। सी भी 2,
CAB 1, तो ये कौन सा है? फोन अपना साइलेंट करो। डी आएगा DE अपॉन में DA 1/3 0.33 जो कि कम है 1 से, तो क्या बोलूं इसको मैं? और लास्ट E वाला 0 अपॉन में AE 0 अपॉन में 4, आंसर आएगा 0, जिसको आप बोलोगे परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, नोट करना है, फटाफट करो। ऊपर का भी दिखाना है। बेटे आ रहा है समझ में? एक स्टार बना दो, यहाँ पे लिखो एज वी मूव, साथ साथ लिखना, एज वी मूव डाउनवर्ड along the same demand curve, price elasticity of demand will decrease and vice versa। देख रहे हो, जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता जा रहा है? पहले परफेक्टली इलास्टिक था, फिर हाईली, फिर उससे कम यूनिटरी हुआ, फिर उससे कम लेस हुआ, फिर तो बिल्कुल ही जीरो हो गया। प्रूफ करके दिखाया तो। ऑल वेल जी, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी एक आगे भी आर्क मेथड भी होता है इसका, फिर इनकम एंड देन क्रॉस इलास्टिसिटी, फिर डिमांड खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे फिर कुछ। ठीक है, अगली क्लास में डिमांड को पैक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।